स्टूडेंट्स, आज अपन पादपों में जल अवशोषण की प्रक्रिया वाले चैप्टर में पादपों में जल अवशोषण का मार्ग क्या होता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। जल अवशोषण का मार्ग यानी जल पादप जो है जड़ों और मूलरोमों के द्वारा जल को अवशोषित करके जाइलम तक कौन कौन से पथ के द्वारा पहुंचाते हैं, इस विषय में आज अपने यहाँ चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। बच्चों पादपों में जल प्रवाह का मार्ग 3 पथों से होता है। जो जल मूलरोमों से जाइलम तक प्रवाहित होता है उस प्रवाह को पार्श्वीय प्रवाह या लेटरल फ्लो बोलते हैं। पार्श्वीय प्रवाह या लेटरल फ्लो, ये लेटरल फ्लो जो है ये 3 पथों से हो सकता है। पहला है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट को समझने के लिए, एपोप्लास्ट पथ को समझने के लिए एक चित्र पर अपन ध्यान दें। देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं ये 2 पादप कोशिकाओं को प्रदर्शित करता हुआ एक चित्र है, जिसमें एक पादप कोशिका ये है, दूसरी पादप कोशिका ये है। यहाँ पर ये इस कोशिका की रिक्तिका, यहाँ पर ये दूसरी कोशिका की रिक्तिका। रिक्तिका के बाहर यहाँ जीव द्रव्य है और ये जो डॉट डॉट से आपको दर्शाया गया है ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ है ये जो है ये है कोशिका भित्ति। चित्र समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार से दूसरी कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति है। ठीक है, अब जो जल जड़ों या मूलरोमों के द्वारा अवशोषित किया जाएगा, यदि एपोप्लास्ट पथ है तो वो जल जो है वो कोशिका भित्ति के माध्यम से प्रविष्ट होगा और कोशिका भित्ति से ही होता हुआ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रविष्ट होगा। यहाँ पर ये कोशिका भित्ति के मध्य जो रिक्त स्थान होंगे उन रिक्त स्थानों की सहायता से ये जल जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये जल अंदर भी तो जा सकता था। बिल्कुल जा सकता था, लेकिन यहाँ पर अंदर की तरफ जो ये कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली की आंतरिक संरचना, कोशिका झिल्ली के नीचे की ओर आंतरिक संरचना में जब अपन मूल की आंतरिक संरचना कक्षा 11 में पढ़े थे तो वहाँ पर पढ़ा था कि अंतस्त्वचा नामक एक झिल्ली पाई जाती है। अंतस्त्वचा वो झिल्ली जिस पर कि जमाव होता है कुछ ऐसे पदार्थ का जो कि जल के प्रति अपारगम्य होती है, यानी सुबेरीन जो कि कैस्पेरियन पट्टिकाओं पर जमा था। तो कैस्पेरियन पट्टिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं जिन पर सुबेरीन के जमा होने के कारण जल का अवशोषण यहाँ नहीं हो पाता, इसलिए जल को ये पारगम्यता प्रदान नहीं करती। तो जल जो है वो घूमता हुआ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रविष्ट होता है, यानी सीधा नहीं जा रहा, अपितु जल जो है वो घूमकर एक कोशिका दूसरी कोशिका में प्रविष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार का जो पथ है, इस पथ को एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। ये एपोप्लास्ट पथ जो है, ये एपोप्लास्ट पथ का जो जल का प्रवाह कर रहा है, ये जल का प्रवाह सामान्यतया बच्चों विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। यानी जब पादप के अंदर या कोशिका के अंदर जल की कमी होगी तो जल जो है वो स्वतः ही धीरे धीरे कोशिका भित्ति से होता हुआ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रविष्ट हो जाएगा। दूसरा जो पथ है उसका नाम है सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ होगा तो उसको भी अपन इस चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। सिम्प्लास्ट यदि पथ होगा तो सिम्प्लास्ट पथ में जो जल कोशिका भित्ति से प्रविष्ट हुआ था उस जल को कोशिका झिल्ली द्वारा ग्रहण किया जाएगा। कोशिका झिल्ली इस जल को ग्रहण करके एक कोशिका की कोशिका झिल्ली दूसरी कोशिका की कोशिका झिल्ली को अपने बाह्य छोर पर उपस्थित प्लाज्मोडेस्माटा रंध्र, जिसको अपन बोले थे, ये रंध्र जो हैं इनकी सहायता से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सीधे ही पहुंचा देगी। यानी यहाँ पर कोशिका भित्ति में से जल नहीं जा रहा, अपितु कहाँ से जा रहा है? कोशिका
झिल्ली में से जा रहा है। और जब झिल्ली में से जाता है तो अपन ने बात करी थी कि जब झिल्ली में से जाएगा तो कौन सी प्रक्रिया बोले थे अपन उसको? विसरण नहीं बोले थे बच्चों, परासरण कहा था। तो इस विधि में जल जो है वो कौन सी विधि द्वारा जाएगा? परासरण के द्वारा। ठीक है। और तीसरा प्रकार का जो पथ है उसको बोलेंगे अपन रसधानीय पथ या वैक्यूलर पाथवे। रसधानीय पथ जो है, इस रसधानीय पथ में जल का जो प्रवाह है वो जल का प्रवाह जो है कोशिका, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परासरण द्वारा ही होगा, लेकिन यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा की आवश्यकता नहीं होगी। बेसिक डिफरेंस इसमें यही है, इसमें जो है जल का प्रवाह जीवद्रव्य के माध्यम से ही, जो जीवद्रव्य कोशिका के अंदर यहाँ मौजूद था उस जीवद्रव्य के माध्यम से ही जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रविष्ट हो जाएगा। यानी ये जल जो है वो 3 पथों के द्वारा, कौन कौन से 3 पथ? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय पथ। इन 3 पथों के द्वारा जल जो मूल रोमों द्वारा अवशोषित किया गया है, ये मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल जाइलम तक पहुंचेगा और फिर जाइलम जो है इस अवशोषित जल को पत्तियों तक लेकर जाता है। तो ये जल के प्रवाह के 3 मार्ग अपन ने आज यहाँ पढ़े। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है कि जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी पौधों में जो जल को अवशोषित करने को प्रभावित करने वाले कारक हैं वे कौन कौन से होते हैं? तो वे कारक जो है बच्चों 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है प्राप्य मृदा जल। प्राप्य मृदा जल जो है ये क्या होता है? देखिए बच्चों, प्राप्य मृदा जल से तात्पर्य है, हमने आपको बताया था कि जो जल है वो पादपों को मृदा से प्राप्त होता है, लेकिन मृदा में स्थित पूरा पानी पादप ग्रहण नहीं कर सकते। जिस जल को पादपों द्वारा ग्रहण किया जाता है उस जल को ही प्राप्य मृदा जल कहते हैं। यदि मृदा के अंदर प्राप्य मृदा जल उपस्थित है तभी तो पादप उसे ग्रहण करेंगे, यदि नहीं होंगे तो नहीं ग्रहण कर पाएंगे। अब ये बात है कि रहेगा कैसे? तो देखिए बच्चों, नीचे की तरफ जैसे जैसे अपन चलते जाएंगे भूमि में गहराई में, तो गहराई में चलते चलते अपन जानते हैं कि गुरुत्व की उपस्थिति में पानी जो है गहराई में चलता जाएगा। तो गुरुत्व बल जो है वो पानी को नीचे की तरफ खींचेगा। गुरुत्व बल के द्वारा खींचे जाने के बाद में जो जल मौजूद है मृदा कणों के बीच वो जल ही प्राप्य मृदा जल कहलाता है। यदि ये उपस्थित होगा तो जल अवशोषण भी तीव्र होगा और नहीं उपस्थित नहीं होगा तो जल अवशोषण की क्रिया धीमी पड़ जाएगी। दूसरा है मृदा वातन। मृदा वातन, मृदा यानी मिट्टी और वात का मतलब होता है हवा। तो यदि मृदा में अच्छा गैप है या मृदा में वायु उपस्थित है तो उस स्थिति में उसकी जल अवशोषण क्षमता भी पर्याप्त होगी। जैसे कि कौन सी मिट्टी में होती है? दोमट मिट्टी में। तो यदि दोमट प्रकार की मिट्टी है तो उस स्थिति में उसमें जल अवशोषण क्षमता जो है वो ज़्यादा होगी। तो मृदा वातन भी जल अवशोषण को प्रभावित करता है। तीसरा है मृदा का तापमान। मृदा का तापमान यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है तो उस स्थिति में जल अवशोषण तीव्रतम होगा। यदि टेम्परेचर इससे कम या इससे ज़्यादा है तो जल अवशोषण की क्रिया प्रभावित होती है। और चौथा कारक है मृदा विलयन की सांद्रता। ये सांद्रता मतलब तनुता और सांद्रता से है। यदि तनु विलयन है तो जल अवशोषण की क्रिया तीव्र, तनु है तो जल अवशोषण होगा बच्चों तीव्र, और यदि विलयन सांद्र है तो जल अवशोषण अल्प होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 4 कारक हैं जो जल अवशोषण की क्रिया को प्रभावित
करते हैं। आपको ये चारों कारक भी ध्यान में रखने हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। कुछ बच्चे अभी भी ये शिकायत कर रहे हैं गुरुजी वीडियो नहीं मिलता है। तो बच्चों, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अधिक से अधिक वीडियो जो हैं वो प्राप्त हो सके और आपकी पढ़ाई नियमित रूप से चल सके। थैंक यू।